स्वागत है साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित YouTube चैनल सपाट बयानी में। आज हम एक खास मुद्दे को लेकर यहाँ जुड़ रहे हैं। वह मुद्दा ही है स्त्री सौंदर्य पर गर्व आखिर क्यों, और इसकी वजह है विश्व ब्रह्मांड सुंदरी संधु के बाद मैत्रेयी पुष्पा जी का एक पोस्ट का आना। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शकों के लिए भी मैत्रेयी पुष्पा जी का परिचय मेरे द्वारा बहुत मायने नहीं रखेगा, जिनकी तमाम रचनाएं हमें शोध के लिए प्रेरित करती रहीं और एक ऐसा दौर रहा कि जो स्त्रीवादी रही विशेषकर बहुत खुश होती रही, खास करके तब जब चर्चा हमारा जैसी पुस्तक में मैत्रेयी पुष्पा जी की एक पंक्ति हम पढ़ते थे कि पतियों को सेक्स और सेवा देती चलो। तो ऐसे तेवर भरे अंदाज में यदि बातें आती थी तो बहुत समर्थन, बहुत प्रशंसा, बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन फिलहाल लगभग 2-3 महीने से देखा यह जा रहा है सोशल मीडिया में कि मैत्रेयी पुष्पा जी का एक अलग व्यक्तित्व सामने लाया जा रहा है कि स्त्री विरोधी है। तो यह बात बहुत ही चौंकाने वाली है। आज हम इसका भी राज जानेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ है कविता वर्मा जी, जिनसे संपर्क की वजह ही रही ऐसे विषय पर कि मैत्रेयी पुष्पा जी के पोस्ट पर कुल 27 कमेंट्स आए और 27 में एक कमेंट कविता वर्मा जी का रहा जो असहमति जताते हुए रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि इनके कमेंट्स को छोड़कर 26 कमेंट को अधिक से अधिक 3, 4, 5 लाइक्स मिले हैं, लेकिन इनके कमेंट्स को कल तक में 44 लाइक्स मिले हुए थे। इसलिए कविता वर्मा जी अकेली होकर भी यहाँ उन 44 असहमति जताने वालों को नेतृत्व देने के रूप में है। परिचय के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विशेषकर कथा साहित्य में आप रुचि रखती हैं और उपन्यास छोटी गलियां इनकी प्रकाशित रही और कहानी संग्रह भी इनका रहा है। साथ ही 2019 में उन्हें साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी पुरस्कार भी मिला है। हमारे साथ जुड़ने पर हमें गर्व का अनुभव हो रहा है और इसके अलावा तमाम पत्रिकाओं में छपती रही हैं और दहलीज पर उपन्यास है देह की दहलीज पर। तो ऐसी रचनाओं के साथ अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और हमारी सक्रियता को कम से कम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ आपका अभिनंदन। मैडम के लिए मैं सूचना दूं कि हमारे साथ नारीवादी तो उस तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्त्रियों के लिए व्यावहारिक स्तर पर काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हमारे बीच हैं प्रतिमा जोशी जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ ये सौभाग्य की बात है कि एक मिसेस ईस्ट इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप गीता देवान जी भी उपस्थित है। सिलीगुड़ी कॉलेज में नेपाली विभाग में प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शोध छात्रा हमारे साथ है प्रियंका श्रीवास्तव। असल में शोध छात्रा ही नहीं बल्कि किसी भी कार्यक्रम के लिए कंटेंट क्रिएटर के रूप में हमारे साथ काम करती रहती है। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा, मैत्रेयी पुष्पा जी को हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले कविता वर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि मैत्रेयी पुष्पा जी के उस पोस्ट का आशय आपने क्या लिया, इससे हमारे दर्शकों को अवगत कराएं।
ये प्रतियोगिता ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ आप दिखने में सुंदर हैं तो आप वहां चले जाएं। इसके लिए बहुत सारे तय मापदंड हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। और उस तय मापदंड में एक बहुत बड़ा मापदंड ये भी है कि उसको यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर या वर्किंग प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि उसको फिटनेस का ध्यान रखना है, लेकिन वो पूरी तरह से फिजिकली हेल्थी होना भी बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं आगे, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, उनका नॉलेज है, उनको बहुत सारे अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद वो एक प्रारंभिक दौर में चुनी जाती हैं और उससे आगे बढ़ती हैं। तो ये एक ऐसा कैरियर नहीं है कि बस गॉड गिफ्टेड है कि आपको ऊपर से ईश्वर ने सुंदर बना के भेज दिया है और आप बस किसी प्रतियोगिता में जाके शामिल हो जाएंगी और चुनी जाएंगी तो आप को आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी, और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कि मेहनत की, लगन की, तो वही मेहनत और लगन अगर एक लड़की IIM में, IIT में सिलेक्ट होती है तो उसको वो जितनी मेहनत उससे ही कहीं कम नहीं होती है। विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी के पार्टिसिपेंट जो होती हैं वो उनसे मेहनत में कहीं भी कम नहीं होती हैं। फिर दूसरी बड़ी बात है कि जब ये लोग चुनी जाती हैं तो चुने जाने के बाद भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। पूरी दुनिया की नजर के सामने आपको अपने आप को साबित करना होता है। मैं मानती हूँ कुछ प्रीलिमिनरी राउंड्स होते हैं उसमें जिसपे सबका ध्यान जाता है। एक्चुअली हमारे जैसे पारंपरिक विचारधारा वाले देश में सबका ध्यान इस बारे में जाता है कि वही बिकनी राउंड हो रहा है या इवनिंग गाउन राउंड हो रहा है। लेकिन ये प्रतियोगिता सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो फाइनल राउंड जो होता है वो सिर्फ शारीरिक सौंदर्य का नहीं होता, वो होता है आपकी इंटेलिजेंस का, वो राउंड होता है आपकी इटर्नल ब्यूटी का। कुल मिलाकर बात यह है आपकी कि विश्व सुंदरी होने के लिए बहुत सारी लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और देह की सुंदरता के अलावा भी बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मैत्रेयी जी ने एक बात रखी, इनका कहीं इनकार नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा इस पर गर्व क्यों करें, सवाल यह है। जी। और उसके बाद उनका है कि सामाजिक सांस्कृतिक योगदान की जगह वे बाजार की चपेट में आती हैं और एक उत्पाद बेचने वाली कहा जा सकता है उत्पाद बन के रह जाती है। नहीं, देह का कमोडिफिकेशन, एक मिनट, देह का कमोडिफिकेशन एक बहुत ही साधारण सी बात है जिस पर उन्होंने अंगुली रखी है। खैर, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैं अब चल रहा हूं गीता देवान जी से कि बहुत संक्षेप में सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया उस पोस्ट पर जताए कि आप क्या समझती हैं उस पोस्ट का मतलब। कोई अच्छी चीज में गर्व होना कोई खराब बात है? सौंदर्य एक पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है। अगर मैं किसी को कहूँ आप आज बहुत सुंदर लग रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो कृतज्ञता प्रकट करेंगे या धन्यवाद करेंगे, बोलेंगे या थैंक यू बोलेंगे। तो ये अच्छी चीज है, तो ये पॉजिटिव चीज है, ये सकारात्मक चीज है। हम प्रकृति सौंदर्य की बात करते हैं, भीतरी आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं। तो अगर वो सौंदर्य आप पे है, बाहर से भी है और अंदर से भी है, तो इस बात को हम गर्व क्यों ना करें? ये गर्व करने की बात है, तो हमें उस बात को गर्व करनी चाहिए। आपको भगवान ने भी सुंदर बनाया है और आपने अपने आप को भी अंदर से आंतरिक सुंदरता प्रदान की है, और जो भगवान ने आपको रूप रंग दिए उसको आपने निखारने की कोशिश की, उसको और अच्छी करने के आपने प्रयास किए, तो ये अच्छी बात है। तो हम उसको सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। हाँ, नमस्कार अजय जी। हाँ, मैं ये कहूंगी कि अगर सुंदरता सिर्फ दिखाने भर के है, जैसे अभी गीता देवान जी ने कहा कि अगर सुंदर है तो उसमें बुराई क्या है। मैं ये कहूंगी मेरे हिसाब से सुंदरता, स्वच्छता और स्वस्थता, यही मेरी सुंदरता है। और ये क्या औरत है, मतलब ये कैसी नारी जो खुद को आईने में दो प्रकार से देखती है। वो सुबह उठ के खुद का चेहरा देखे तो कुछ अलग, और जब फिर से पूरी तरह कृत्रिम रूप से सजावट करने के बाद खुद को देखे तो वो दूसरी तरह की वो दिखती है।
तो ये कैसी सुंदरता, इस पर क्या गर्व करूं मैं। है कि जिस तरह से मैत्रेयी जी को स्त्री विरोधी साबित किया जाता है तो मुझे मर्दवादी कह दिया जाएगा, जानता हूं मैं। इसलिए मैं अपने निष्कर्ष को रखते हुए मैत्रेयी जी से उनके विचारों को सुनूंगा। मुझे ऐसा लगता है मैत्रेयी जी ये कहना चाह रही है, सामाजिक जवाबदेही से बेखबर और सांस्कृतिक विघटन के प्रति लापरवाह जो विश्व सुंदरियां हैं उस पर हम क्यों गर्व करें। मैं चाह रहा हूं कि मैत्रेयी जी अपनी बात रखें। जी, ये मैंने कोई लापरवाही में नहीं लिखा, कोई ऐसे ही फेंका नहीं है कि मैंने एक जुमला फेंक दिया। मैं बहुत दिन से सोचती रही हूँ, जब जब ये चुनाव होते हैं विश्व सुंदरी के, तो भी मैं सोचती रही हूँ और मैं देखती भी रही हूँ कि उन्होंने आखिर किया क्या है, हम क्यों इतना सिर पे उठाए फिरते हैं। और विश्व सुंदरी क्या होती है? विश्व सुंदरी पूरे संसार में सुंदर है, यही होती है ना विश्व सुंदरी। फिर इसका असर क्या जाता है समाज में, मुझे कोई ये बताए। इसका असर लड़कियों पे, जो हमारी जो नवयुवा लड़कियां हैं उन पे क्या जाता है, सिवाय कि हम सुंदर दिखें, सिवाय इसके कि इस लाइन पे चल पड़े कि हम किसी तरह भी सुंदर दिखें। लेकिन हम जो सुंदर दिखते हैं वो दिखते हैं जो और साधन दिए गए हैं, प्रसाधन दिए गए हैं, उनसे उनको बढ़ावा बहुत मिलता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाजार विकसित हुआ है, विश्व सुंदरियों के नाम पे हुआ है, सुंदरियों के नाम पे हुआ है। जो सुंदर औरत है ऐसा दिमाग में लड़कियों के गया है, युवा वर्ग में गया है कि जो सुंदर होती हैं उनकी कितनी कद्र होती है, उनको कितना लोग मानते हैं। ठीक है, आज मैं एक बात कहती हूँ कि इस पे तो बहुत ये हमारी महफिल भी बैठ गई डिस्कस करने। नीना गुप्ता जिसने टॉप किया है गणित में, उसका तो नाम ही नहीं लिया किसी ने, उसके लिए तो कुछ भी नहीं आया कहीं भी, क्योंकि किसी ना फेसबुक पे आया, ना कहीं टीवी में आया, ना कहीं। लेकिन जब विश्व सुंदरी होती है तो हाहाकार मच जाता है, अरे हाहाकार का जय जयकार होने लगती है। क्या है ऐसा? ऐश्वर्या राय हमारे यहाँ क्या है? उन्होंने अमिताभ बच्चन के यहाँ शादी कर ली, यही तो है, और क्या है। एक बच्ची पैदा है उनसे। एक किसी ने मुझे इसी मेरे उस पर एक किसी ने मुझे पोस्ट डाली है कि देखती नहीं है आप, जो उससे ऐश्वर्या राय से पहले थी लड़की जो विश्व सुंदरी बनी, नाम मैं भूल रही हूँ उसका, उसने 3 अनाथ बच्चियों को गोद लिया। इसमें क्या है? बहुत लोग लेते हैं, सुष्मिता सेन है तो बहुत लोग लेते हैं, 3 बच्चियों को गोद में वो जो है उसने शादी नहीं की, उसके पास पैसा है, अगर 3 बच्चियों को गोद ले लिया तो ऐसा क्या बहुत बड़ा वो कर दिया। लोग तो पूरे पूरे अनाथालय चला देते हैं, पूरे पूरे विद्यालय चला देते हैं लोगों के लिए, लड़कियों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है विश्व सुंदरी के नाम पे जो इतना गर्व और गौरव होता है कि हमारा देश पता नहीं कहाँ पहुंच गया, ये मुझे बहुत ही नकली लगता है, इसलिए मैंने लिखा। हमारे साथ कविता वर्मा जी हैं कि आखिर सौंदर्य के मानदंड क्या रखे जाते हैं ऐसी प्रतियोगिताओं में आपके हिसाब से? इटर्नल ब्यूटी की बात, कि वो इटर्नल ब्यूटी आप उस व्यक्ति में है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ब्रह्मांड सुंदरी या विश्व सुंदरी जो भी चुनी जाती हैं, उसके बाद उनका 1 साल का टेन्योर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके साथ उनको पूरे विश्व में भ्रमण करके चैरिटी करनी होती है, उसके लिए फंड रेज करना होता है, उस चैरिटी के लिए उनको काम करना होता है। और इस दौरान जो काम होता है वहाँ सबसे बड़ी चीज है कि वो उस फील्ड में काम करते हैं जिसके बारे में वो खुद सोचती हैं। जैसे सुष्मिता सेन ने बच्चों के बारे में बोला था, उसके बाद उन्होंने साल भर तक बच्चों के लिए काम किया। अभी जो विश्व सुंदरी है हरनाथ संधू, उसने कहा कि मैं युवाओं को ये प्रेरणा दूंगी कि वो अपने प्रेशर से बाहर आए। और ये बात सच है हमारे समाज में, क्योंकि जो भी विश्व सुंदरी जिस भी देश की होती है
निश्चित रूप से उसके पास विचार वही आते हैं जो उसके आसपास के लोगों को देख के, अपने समाज को देख के वो सोचती है और समझती है। तो हरनाज संधू समझ रही है इस बात को कि हमारे देश में युवा किस तरह से प्रेशराइज रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से हो, रिलेटिव्स की तरफ से हो, या फ्रेंड्स की तरफ से हो। तो उसने एक मैसेज दिया है कि मैं चाहती हूँ कि युवा इस दबाव से बाहर आए और मुखर होकर बोलें। अब एक बात मैं कविता वर्मा जी की बातों से ही शुरू कर रहा हूं कि यह क्राइटेरिया है, विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी होने के लिए मिस इंडिया होना भी जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जीतना जरूरी है। और उन्होंने जितनी बातें रखी, मैं भी सहमत हूं उससे कि युवा स्त्रियां आगे बढ़ें और बोलें। मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रह्मांड सुंदरी होने के पहले उन्होंने कहा है कि देश में जो जरूरी घटनाएं हैं उस पर बोले। क्या संधू ने उस प्रतियोगिता के पहले तक कभी किसी राजनीतिक घटना पर उन्होंने बयान दिया? कभी कोई सांस्कृतिक ऐसी विघटन, इतनी बलात्कार की घटनाएं घटी, कभी क्या वो दिखी? नहीं दिखी। यदि दिखी तो उसको हम जानना चाहेंगे। तो जिस तरह से वो विश्व सुंदरी होने के लिए एक प्रश्न के जवाब में कह रही है कि जरूरी चीजों पर बोलना होगा, तो आखिर आज तक संधू ने किन जरूरी चीजों पर बात रखी थी, या लारा दत्ता ने किन जरूरी चीजों पर बात रखी, या ऐश्वर्या राय बच्चन तो स्त्री के क्या बोला जाए, पितृसत्तात्मक सोच को सबसे ज्यादा ढोने वाली निकल गई कि ऐश्वर्या राय भी नहीं रह पाई, बच्चन उनके साथ जुड़ना पड़ गया। जबकि स्त्री विमर्श में कहा जाता है पुरुषों का नाम क्यों ले। तो सवाल यह है कि जरूरी चीजों पर बोलना उनकी पहली जरूरत है, शर्त है कि ऐसा यंग करे, स्त्रियां करें। लेकिन जितनी विश्व सुंदरियां हुई, क्या उनके दिमाग में बात नहीं आई? कोई डॉक्टर बन गई। लारा दत्ता कहती हैं कि यहां से अब कई दरवाजे खुलते हैं, बिजनेस पे जा सकते हैं, पॉलिटिक्स पे जा सकते हैं, यानी कि ये प्रतियोगिता कॉरिडोर है। तो मैं इस दिशा में गीता देवान की तरफ चलना चाहूंगा कि जो कहा है संधू ने कि जरूरी देश में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर खुलकर बोले। तो आप एक रनर अप होने के नाते देश में वह कौन सी घटना देख रही है जिस पर बोलना चाहेंगी आज के समय में? आज के समय में सिंधु ने जो बोली थी, अभी सिंधु क्या थे, अभी उस वक्त शायद उन्होंने कुछ उस बारे में बोले होंगे, लेकिन उस वक्त वो सिंधु सब पहचानते नहीं थे। उन लोग को एक मंच चाहिए होता है, वो मंच से वो अपनी बात बता सकती है और आगे का कार्य कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि ये मान लेते हैं रख सकती है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी जरूरी घटना पर कोई टिप्पणी की देश में? मैं यह जानना चाह रहा हूँ। इस बारे में मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं है, इस बारे में उन्होंने पोस्ट की है या नहीं है। हम सबकी स्थिति यही होगी। प्रतिमा जी, आपको कुछ मालूम है कि जिस जवाब को दे करके विश्व ब्रह्मांड सुंदरी बन गई, उस जवाब की दिशा में आज तक उन्होंने क्या किया? प्रतिमा जी। ये वास्तव में ये होता है कि ये लोग जैसे कि कोई भी विश्व सुंदरी हो, ब्रह्मांड सुंदरी हो, या कोई भी भारत सुंदरी हो, जिस पर लगे रहते हैं उस पर वो काम करते रहते हैं। बाकी दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपना जो जवाब उन्होंने दिया उन्होंने, हम तो उम्मीद करेंगे कि यदि आज तक उन्होंने उस दिशा में कुछ भी नहीं किया और उस तरह का जवाब दे रही है विश्व की नारियों को, सुंदरियों को एक मैसेज देना चाह रही हैं, तो क्या इसे धोखा नहीं कहा जा सकता कि आज तक जिस क्षेत्र में हमने कुछ किया ही नहीं, आज वैसा जवाब देकर के हम यह कर देंगे? और कल को जैसा कि मैत्रेयी जी ने कहा है, कोई क्रीम पाउडर बेचने वाली बात आ जाएगी 1 साल बाद, तो क्या गलत कह दिया? हाँ अजय जी, मैं ये कहूंगी कि हम जो पर्दे पर देखते हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ अलग ही होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते। तो क्या इस पर गर्व करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गर्व करना चाहिए। आपने स्वीकार किया। अब मैं प्रियंका श्रीवास्तव की ओर जा रहा हूं, तब से बैठी है, अपनी प्रतिक्रिया दे दे कि ऐसी स्थिति में गर्व हम कैसे करें। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि भारत में अभी तक विश्व सुंदरी कहा जाए, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, टोटल 9 हुए हैं। हाँ 9 है। उसमें से पहली रही रीता फारिया
और 1966 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और ये एशिया और भारत की प्रथम महिला रही। और इनसे जो प्रश्न पूछा गया था तो इनकी इच्छा थी, ये डॉक्टर बनना चाहती है और ये डॉक्टर बनती भी है। लेकिन देखा क्या गया, विश्व सुंदरी बनने के बाद इन्होंने, विश्व सुंदरी नहीं, मिस वर्ल्ड बनी थी इन्होंने, मतलब जो जवाब दिया था प्रश्न में, जो जवाब दिया था, इन्होंने जवाब दिया था कि ये महिला विशेषज्ञ इसलिए बनना चाहती है ताकि भारत में महिला विशेषज्ञों की संख्या कम है, तो भारत में बच्चों की संख्या अधिक है, तो उनको लेकर ये काम करेगी। लेकिन हुआ ये, इन्होंने शादी की डेविड पटेल से और इन्होंने अपनी क्लिनिक शुरू की जाकर डबलिन में। तो समाज के लिए तो कुछ नहीं किया, वहां चली गई। ऐश्वर्या राय के बारे में हम सब जानते हैं, 1994 में ये जीत रही है और इन्होंने कहा था, इनका जवाब था कि मिस वर्ल्ड होने के लिए कौन से गुण होने चाहिए, तो दया भाव होनी चाहिए। लेकिन दया के लिए इन्होंने क्या किया ये भी हम देख ही रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं रहा समाज के लिए इनका। इसके बाद डायना हेडन रही 1997 में और इन्होंने कहा था आंतरिक सौंदर्य, दया भाव, आभा, जो लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था जिसके आधार पर ये जीतती है, लेकिन इनकी ओर से भी कुछ नहीं किया गया। युक्ता मुखी रही, जिन्होंने कहा था, इनसे प्रश्न पूछा गया था वो कि माता पिता की बेटी होने के नाते कौन सी सलाह देगी, तो इन्होंने भी बताया था कि ये हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अभी ये देखा गया कि विवाह भी किया, डिवोर्स भी हुआ और अब एक रेस्टोरेंट चला रही है किसी के साथ, तो अभी है नहीं। प्रियंका चोपड़ा के बारे में हम जानते ही हैं, इन्होंने कहा गया था, इनसे पूछा गया था आप सबसे सफल महिला किसे मानती है, और इन्होंने जवाब दिया था दीन दुखियों की सेवा करने वाली मदर टेरेसा को। लेकिन आज सबसे अधिक सफल है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन मदर टेरेसा जैसा तो कुछ भी नहीं। उसके बाद मानुषी छिल्लर रही 2017 में मिस वर्ल्ड और इनसे पूछा गया था सबसे ज्यादा सैलरी किसे और क्यों मिलनी चाहिए। इन्होंने जवाब दिया था कि सैलरी के रूप में माँ को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी महिला केवल माँ बनकर रहना चाहेगी। इनफैक्ट मानुषी छिल्लर खुद कह रही है, लेकिन सिर्फ माँ बनकर तो कोई नहीं रहना चाहिए। सुष्मिता सेन से पूछा गया था आप किसी मिस यूनिवर्स में जुड़े, आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती है तो क्या होता। उन्होंने जवाब दिया था इंदिरा गांधी की मृत्यु। इंदिरा गांधी की मृत्यु को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके बाद राजनीति को लेकर या स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लाड़ा दत्ता से प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने सही जवाब दिया था, मुझे जहां तक लगता है सच सच कहा था कि इस कंपटीशन की उपयोगिता यही है कि इससे यंग वुमेन जो रहेगी उसे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके बाद उसे बिजनेस की तरफ जाना है, राजनीति की तरफ जाना है या फिर किसी अन्य फील्ड में जाना है तो उधर जा सकती है। मैं फिर लौटूंगा। तो मैं अब इतनी बातें सुन रही हैं मैत्रेयी जी, अब आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने जो कहा था 2 लाइन में, अभी जो बोली हैं, उन्होंने एक विश्व सुंदरी की असलियत खोल दी। ये मेरे लिए बहुत, मेरे सपोर्ट में बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ जो खड़ी है ये लड़की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना होमवर्क करके आई है और उन्होंने एक एक चीज जो मेरे मन में था उन्होंने पूरी तरह खोला। तो यही है, ये जो है हमारा जो विश्व सुंदरी का जो भेद खोला है, ये वास्तविकता यही है कि खाली स्टेज पे विश्व सुंदरी होती है, हम सब ताली पीटते हैं, हम सब वाह वाह करते हैं, अखबार रंग जाते हैं, टीवी पे आने लगता है और देश में शोर मच जाता है। इसके अलावा कुछ है नहीं। और वो अपना रास्ता अलग ही कर लेती है, जो उसे सुविधा बैठती है। वो कोई दीन दुखियों की सेवा में नहीं आता। कोई, जो हमारा भारत इतना गरीब है, यहाँ जो स्त्रियों की हालत है वो कैसी है, राजनीतिक हालत कैसी है, उनकी सांस्कृतिक हालत कैसी है, तो उनके ऊपर कितना बोझ है, उनको कितना उनके ऊपर दबाव है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। विश्व सुंदरी तो विश्व सुंदरी है, उन्हें क्या देना देना इन सब बातों से। हम क्यों ताली पीटते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि कुछ सोचने वाले हम लोग, हम मुझे छोड़ दो, और लोग बड़े बड़े सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आता? समझना चाहिए कि ये सब ऊपर का खोल है, ये ऊपर का मुलम्मा है जो उतर जाता है। अब उसके पीछे सारा देश लगा हुआ है, सारा धन लगा रहे हैं, और होता क्या है कि एक बाजार फिर नया तैयार हो जाता है, और वो रंगने पुतने का ही बाजार है, बाकी तो कुछ नहीं है। वहां जो कुदरत बनाती है वो तो सुंदर और असुंदर वो भेद भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को कि कैसा बना दिया कैसा नहीं बना दिया। कितनी लड़कियां धक्के खाती हैं खाली अपने रूप के मारे,
खाली रूप के मारे कितनी लड़कियां धक्का खाती हैं। हमारा जो पुरुष वर्ग है ना, उसको सुंदर बीवी चाहिए, सबको सुंदर पत्नी चाहिए। जो सुंदर नहीं होती वो बेचारी जीवन भर भुगतती है ये सब चीजें। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये और हम उसको बढ़ा के, ये विश्व सुंदरी है, ये देश की सुंदरी है, ये हमारे यहाँ तो शहर की सुंदरी भी होने लगी हैं। तो ये क्या चक्कर है, ये क्यों है, ये स्त्रियों का क्यों है? तो ये इसी बात पे, इसी पर मैंने टिप्पणी की थी। जो आपने इस पर ये प्रोग्राम चलाया, बहुत अच्छा किया, और इन सब की बातें भी सामने आ गई मेरे। मैं पहली बार इनको देख रही हूँ और मिल रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि ये सब आई और अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, गर्व गौरव की कोई जरा सी भी बात नहीं है। कोई पराक्रम करो तो जाने, अपने देश के लिए कोई काम करो तो जाने। विश्व सुंदरी तो विश्व सुंदरी ताज लगा के बैठ के, और बस दूसरी आती है वो ताज उसको दे दिया जाता है, खत्म बात। इसके अलावा तो कुछ नहीं। कुछ पैसे मिलते होंगे, रुपए, कहते हैं कि बहुत पैसा मिलता है, तो ठीक है, उनको मिलता होगा, उससे देश का क्या मतलब है। मैं कविता वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रियंका ने इतने संदर्भों को लाया, मैत्रेयी जी ने कहीं ना कहीं अपने अवचेतन में इन संदर्भों को लेकर यह टिप्पणी की। इसके बावजूद यह बात आती है, प्रतिमा जोशी जी ने कहा कि हम गर्व नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो अब अगली कड़ी में हमारे साथ कविता वर्मा जी, आपसे यह मैं जानना चाहूंगा कि जब ऐसी पृष्ठभूमि हमारे पास है और इतिहास गवाह है, तो फिर हम किस आधार पर गर्व करें आज संधू पर? जहां तक बात है कि उन्होंने मंच से जो कहा, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, असल में वो काम हमारे उतने सामने आते नहीं है। अमूमन सभी विश्व सुंदरियां हो, ब्रह्मांड सुंदरियां हो, या किसी देश की सुंदरी हो, वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एनजीओ तक से जुड़ी होती हैं। वो काम हमारे सामने उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से जब वो चुनी जाती हैं और उस समय मीडिया कवरेज देता है। तो इसलिए हम उसको खारिज नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि मीडिया ने कवरेज नहीं दिया है या सोशल मीडिया पर उसके बारे में बहुत सारा नहीं लिखा गया है, इसलिए हम उसको खारिज कर दें। जहाँ तक बात है लारा दत्ता की, दिया मिर्जा की, युक्ता मुखी की, ये सभी किसी न किसी समय में जरूर चैरिटी से जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी हुई है। उस हद तक नहीं कर रही है, वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जहाँ जिस तरह की उन्होंने बात कही कि इसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, देखिए एक व्यक्तिगत जिंदगी सभी की होती है। क्या हम पुरुषों के उसमें कहते हैं कि आप मिस्टर वर्ल्ड की भी स्पर्धाएं होती हैं, उसमें भी मिस्टर वर्ल्ड चुने जाते हैं, मिस्टर इंडिया चुने जाते हैं। हम उनके बारे में तो नहीं कहते कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, और आप सिर्फ चैरिटी क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां तक बाजार की बात आती है, तो बाजार से तो हमारा इतना गहरा नाता है कि बच्चा पैदा होने से पहले बाजार से जुड़ जाता है। आज महानायक जो सदी के महानायक कहला रहे हैं, वो भी बाजार से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं। अजय देवगन को ले लीजिए, यहाँ तक कि हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तक बाजार के लिए काम कर रहे हैं, वो विज्ञापन कर रहे हैं। तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते? हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जब स्त्रियां कुछ करती हैं। अगर वो विज्ञापन कर रही हैं तो हमें उसमें ऑब्जेक्शन है, पुरुष विज्ञापन कर रहे हैं हमें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? जहां बात आप अगर कर रहे हैं कि इसका औचित्य क्या है, तो मैं आपको बताऊं, जब भी कभी विश्व सुंदरी स्पर्धा होती है या विश्व ब्रह्मांड सुंदरी की स्पर्धा होती है, कम से कम 180-185 देशों के प्रतिस्पर्धी उसमें भाग लेते हैं। अब 100, जैसा अभी मैडम ने कहा कि 100 ये सुंदरियां चुनी जाती हैं देश की सुंदरी होने के बाद, मतलब मिस इंडिया बनने के बाद ये वहां जाती है। अब जब इस प्रतियोगिता में वो जो लड़कियां चुनी जाती हैं, वो अपने देश के सौंदर्य मानकों को तय करते हुए उनपे जीत हासिल करते हुए वो आगे बढ़ती है। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए एक ऐसे मंच की का जिसमें 110-125 देशों की सुंदरियां अपने अपने अलग अलग सौंदर्य मानकों के साथ खड़ी है। तो क्या विश्व की नजर उन पर नहीं जाती? आज हमारे देश में सुंदरता का मापदंड है गोरा रंग, लेकिन अगर आप किसी और देश में जाएंगे तो वहां काली चमकीली त्वचा सुंदरता का मापदंड है, मोटे होठ सुंदरता का मापदंड।
छोटी मिची हुई आंखों को कोई उसमें नहीं करता है कि अरे इसकी आंखें छोटी हैं, वो भी सुंदरता का मापदंड है किसी और देश में। तो क्या जब वो सुंदरियां एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी होती हैं तो विश्व का ध्यान नहीं खींचती? वो उन देशों का स्पेशली ध्यान नहीं खींचती जहां उनकी वो मानक सौंदर्य नहीं कहलाते, और वो उन मानकों पर फिर हमारी दृष्टि जाती है। फिर हम अपने आसपास देखते हैं कि अच्छा लड़की सांवली है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी नाक तिरछी है, उसकी आंखें बड़ी हैं, या उसके बाल छोटे हैं तो क्या हुआ, उसके बाल घुंघराले हैं। तो हमारी दृष्टि उस तरह से अपने आसपास सौंदर्य के मानक को ढूंढती है। हमारी दृष्टि सौंदर्य को लेकर विराट होती है। आप सोचिए, एक जब कविता जी, फिल्मों में सिर्फ बहुत सुंदर लड़कियां ही आती थी, लेकिन आज बहुत साधारण चेहरे मोहरे की लड़कियां भी आ रही हैं। तो ये अंतर क्यों आया? क्यों? मैं क्योंकि फिर हमारी आपके पास दृष्टि सौंदर्य को लेकर विराट हुई है। जी, आपके पास फिर मैं लौट रहा हूँ। आपने जिस सौंदर्य की बात की और मैत्रेयी जी के पोस्ट में जो अंडरटोन है, मुझे लगता है कि हम उत्तर में रहकर उत्तर को सही कह रहे हैं और दक्षिण में रहकर दक्षिण को, जबकि उत्तर दक्षिण के बिना कुछ नहीं है और दक्षिण उत्तर के बिना कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसे मानकों के साथ इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या दिख रही है? कहा जाता है हंस औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, अपने सुख को विस्तृत कर लो। ऐसी सुंदरियों ने अपने सुख को, जाहिर सी बात है इतना बड़ा खिताब मिला है, तो अपने सुख को कैसे जग के सुख में विस्तारित कर सकती हैं, या अपने देश के सौंदर्य के मानकों को कैसे सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर उपयोगिता मूलक बना सकती है। यह जिज्ञासा मेरी है गीता देवान जी से। कविता जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इससे आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुष्मिता सेन ने एक अवार्ड मिला है उनको, मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। वो एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड, जो बच्चे हैं, बाल बच्चे, गर्ल चाइल्ड विशेष करके उन लोग के ऊपर काम कर रहे। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है आई एम फाउंडेशन, और आई एम फाउंडेशन नाम की ये काम कर रही है। और मैं हम चाहूँ प्रियंका चोपड़ा अपनी सुंदरता को एक विज्ञापन में ऐसे यूनिसेफ के विज्ञापन के बाल बच्चों के अधिकार और स्वस्थ जीवन के बारे में विज्ञापन कर रहे हैं यूनिसेफ के। तो ये लोग कोविड में भी प्रियंका चोपड़ा ने बहुत सारी मदद की है। दिया मिर्जा पर्यावरण से रिलेटेड होके प्लास्टिक, जो हम लोग पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक चीज है, उसके बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया बहुत जगह दे चुके, और वो अपने घर में भी प्लास्टिक को एकदम प्रयोग नहीं करते। ये सब चीज है जो हम, कितने चीज हमको पता है और कितने चीज हमको पता नहीं है। कोई मीडिया कवर करते है, कोई चीज को मीडिया कवर नहीं करते। तो इस चीज को देखे हम किसी पे जस्टिस नहीं कर सकते कि ऐसा कर रहा है या ऐसा नहीं कर रहे। और लड़कियां है, उसका अपना एक पर्सनल लाइफ होती है। ऐसा नहीं कि मिस यूनिवर्स बन गए, मिस वर्ल्ड बन गए तो उनका अपना पर्सनल लाइफ नहीं है। सब सोशल में दे, सब समाज के लिए, संस्कृति अपना भी तो अस्तित्व है, वो अपने लिए भी कार्य करेंगे और उसमें रह के जितना उसको सोशल और समाज के लिए भी करेंगे। और एक बात है, एक विश्व सुंदरी बनना बहुत सहज की बात नहीं है। गणित में जैसे ज्यादा अंक लाना है या आप डॉक्टर बनना है, वैसे विश्व सुंदरी बनने में बहुत सारी मदद करनी पड़ती है। इतने सारे देश में इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के को लेके खड़े होना, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। और इनर ब्यूटी जो आंतरिक सौंदर्यता है और बाह्य सौंदर्य, आंतरिक में इनर ब्यूटी की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा रोक करके मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा, क्योंकि सामने ये बातें आई कि प्रियंका चोपड़ा ऐसा कर रही हैं या विश्व या ब्रह्मांड सुंदरियों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनको मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, लेकिन बाजार ने उनको बहुत अधिक कवरेज दिया। ध्यान देने की बात है, बाजार ने उनके किस रूप को कवरेज दिया और किस रूप को नहीं दिया। जिन रूपों को नहीं दिया उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए आज,
यदि कवरेज मिले तो सचमुच में यंग जनरेशन को एक दिशा मिल सकती है। लेकिन यदि नहीं मिल रही है तो मीडिया के लिए, अब मीडिया अपना लाभ देख रही है, देखेगा ही देखेगा, तो मीडिया ने उससे जो काम करवाया उसे तो वो कर रही है। क्या ऐसा संभव नहीं है प्रियंका चोपड़ा के लिए कि अपना एक मीडिया खड़ी कर ले? क्या पैसे का अभाव है? क्या सुष्मिता सेन के पास संभव नहीं है? यदि क्या वे यदि एक राजनीतिक या सामाजिक कोई टिप्पणी करे तो क्या मीडिया उनको कवरेज नहीं करेगा? क्या बलात्कार के समय मीडिया कवरेज नहीं करे? इसके लिए क्या विश्व सुंदरी होना जरूरी है? काजल निषाद आज है हमारे सामने, सत्ता को चुनौती दे रही है, सहमत हो या अलग ना सहमत हो अलग बात है, लेकिन चुनौती दे रही है और मीडिया पोर्टल उसे सपोर्ट दे रहा है, उसे कवरेज दे रहा है पूरी तरह से। तो यदि प्रियंका चोपड़ा हो या कोई भी सुंदरियां हो इतना कुछ कर रही हैं तो अब जरूरी है कि उनको कवरेज मिले, और इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, मैं चाहूंगा कि प्रतिमा जोशी जी इस पर टिप्पणी करें। मीडिया को तब तक ही रुचि रहती है प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के ऊपर जब तक वो उस प्रतियोगी में भाग ले रही होती है। जब वो बन जाती है उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। अगर वो काम कर रहे हैं और मीडिया उनको हमारे समाज के सामने अगर लाना ही इतना जरूरी ही है, जरूरी तो है, अगर लाना उचित है, लाना चाहिए, तो लारा दत्ता प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है? तभी वो क्यों नहीं बोलती है कि अरे मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे इस काम को लोगों के सामने ले आओ जो मैंने उस मंच के सामने खड़े होकर कही थी। तो ये क्यों नहीं कहा जाता है? और अगर सचमुच में, और मैं आपको ये बता दूं, जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मेरी छोटी सी जो ये है नॉलेज है उसमें, मुझे जहां तक पता है कि विश्व सुंदरियां, ये जो जितनी भी सुंदरियां हैं ये पहले से ही सब तय हो चुका होता है। किसको कौन सा सवाल दिया जाएगा ये भी पहले से तय हो चुका रहता है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ बाजारीकरण है। और ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये जो औरतों को अगर कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम दे तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहती है, लेकिन कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के लिए आए तो वहां पे मधुमक्खी की तरह सब भिन्नाती चली आती हैं। तो आप ये सोचिए कि या तो स्त्रियां खुद ही सुंदरता अपना ढाल बनाती है, वो सुंदरता को ढाल बनाकर वो चाहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा अगर उनका सोच है, और या फिर पुरुषों को स्त्रियां सिर्फ सुंदर ही दिखना चाहती है। वो इतना ही कहूंगी अजय जी। कई दो डायमेंशन यहाँ आए कि एक तरफ है कि लारा दत्ता हो या जो भी हो, संधू हो, वह क्यों नहीं आगे बढ़ करके कुछ ऐसा करती हैं कि मीडिया उस पर ध्यान लाए, और दूसरी तरफ है कि सुंदरता को ढाल बनाती है। तो मैं अब मैत्रेयी मैम के पास चलना चाहूंगा कि एक तरफ अब जो भी सूचना हमारे पैनलिस्ट दे रहे हैं हम मानकर चलते हैं कि अध्ययन करके ला रहे हैं, चाहे प्रियंका श्रीवास्तव हो या गीता देवान जी हो या कविता वर्मा जी हो, और अपने अनुभव से बात कर रही है प्रतिमा जी। तो इन सारे संदर्भों के बीच अब किस रूप में आप ले रही हैं कि वो काम कर रहे हैं लेकिन मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है, ऐसे मामले में आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रतिमा बोली हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि जैसे कठुआ कांड हुआ था, कोई तो नहीं बोली उसमें, वो तो एक लड़की से वो था ना। जैसे वो उसका कांड हुआ था, जो बलात्कार कांड हुआ था, लड़की को मार दिया था। रोज ही हो रहे हैं ये सब है, लेकिन किसी की भी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या वो इस देश में रहती नहीं है? क्या इस देश की समस्या सुन नहीं रही? कम से कम जो स्त्रियों पे बीत रहा है उसे तो देख रही होंगी, सुन रही होंगी। उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? खाली स्त्री सुंदर दिखने के लिए नहीं है, वो स्त्री होने के लिए भी है, और वो खुद स्त्री हैं। तो ये जो सुंदर होने का जो मंच मिला है वो तो मिल गया एक बार, वो रोज रोज नहीं मिलने वाला, और उनको भी वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जो एक स्त्री जीती है। तो क्यों उन्हें फील नहीं होता? उनकी फीलिंग्स क्यों मर जाती हैं सारी? और वो आगे आए क्योंकि उनका नाम हो चुका है, तो लोग भी गौर करेंगे। वो क्यों नहीं, क्यों आगे आने? मैंने तो किसी उसमें उनके जो नाम लिए गए हैं किसी में नहीं देखा। इतने कांड हो गए यहाँ पे,
इतने इतने स्त्रियों पे, लड़कियों पे इतने इतने जुल्म ढाए गए, लेकिन कोई एक आवाज नहीं आई। मैंने बहुत सी स्त्रियों को भी देखा है कि वो नहीं बोलती हैं। मैंने अपनी लेखिकाओं को भी देखा है कि वो जो आप कह रहे थे ना कि मुझसे लोग कहते हैं कि मैं स्त्री विरोधी हूँ, मैं सच बात लिखती हूँ तो वो मुझे स्त्री विरोधी वो कर देती हैं, करार कर देती हैं, हैं। तो ये क्योंकि वो बोलती नहीं है, उस बात पे नहीं बोलेंगी, चुप हो जाएंगी। ये चुप हो जाना बहुत खतरनाक है जय कुमार जी, बहुत खतरनाक है चुप हो जाना। हम चुप नहीं होते। और तो मैं ये कह रही हूँ, जिनके बड़े ढोल पीटे गए, जिनके पीछे मीडिया भागा, अब वो कुछ भी बोलेंगे तो फिर मीडिया भागेगा। ये क्यों? अपने ऊपर क्यों नहीं है विश्वास, आत्मविश्वास क्यों नहीं आया उन्हें? ये नहीं आया। खाली सुंदर होने के लिए खुश तो हुई और प्रसिद्धि पाई और गौरवान्वित हुई, लेकिन हम गर्व कैसे करें? आप तो बोली ही नहीं कुछ भी, आपने सिर्फ रटे रटाए आंसर वहां कर दिए, उससे क्या होता है? लेकिन आपने जब आगे चलो, क्या समाज, हमारे समाज में क्या बीत रहा है, हमारे देश पे क्या बीत रहा है, तो या हमारे देश पे कौन से खतरे हैं, कुछ तो बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ और कुछ, क्योंकि वो कह रही थी कि बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं, बहुत इससे आती हैं। अरे काय से आती है? इतनी मुश्किलें जो आ रही हैं, स्त्रियों के ऊपर आ रही हैं, जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं उन पे आ रही हैं, वो कुछ नहीं दिखाई देता। अपनी मुश्किलें दिखाई देती हैं कि वो क्वेश्चन हमने कैसे हल किए। क्वेश्चन स्त्री हल करते हैं, जो डॉक्टर बनती है वो भी हल करती है, जो इंजीनियर बनती है, जो सेना में गई है वो भी हल करती है। मैं पुलिस की, मैंने बहुत स्त्रियां देखी हैं, उनका कितना कठिन जीवन है, तो वो भी हल करती हैं उन चीजों को। तो मैं यही कह रही हूँ, वो हमारी निगाह में कैसे आई? ये तो आती ही नहीं है, कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं, लेकिन वो आगे आके लड़ती हैं। मैंने पुलिस की औरतें भी देखी हैं, पुलिस की लेडीज जो होती हैं, अफसर से लेके सिपाही तक, मैं खुद उनके साथ रही हूँ और देखा है। वहाँ एक दूसरा नजारा है, ये वाला नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर नहीं खुलवाती वो। तो ये सब चीजें हैं, और यही वजह है कि हमारे घर घर में, आप गांव कस्बों में चले जाइए, घर घर में ब्यूटी पार्लर मिल जाएंगे आपको। तो ये जो प्रसार हो रहा है, ये जो विस्तार हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। यहाँ मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरा काम इतना ही है कि कैसे विचारों के बीच एक उत्तम विचार को हम लेकर आगे बढ़े। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह अनुभव है कि आज सामाजिक होना कहीं न कहीं राजनीतिक करार दिया जाता है। सचमुच में आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, निजीकरण की, बेरोजगारी की, महंगाई की, इस दिशा में जो बोल रही हैं या बोल रहे हैं, उन्हें या तो देशद्रोही या जो भी कह लें, वह एक राजनीतिक टर्म हो गया है, लेकिन उस पर बोलना खतरे मोल लेना है। लेकिन जो विश्व सुंदरियां हुई हैं, या तो मीडिया में आई, सिनेमा में आई, यदि वहां से वो बयान दे दे, जाहिर सी बात है, एक मैं बहुत कॉमन स्वभाव में देखता हूं, मैत्री जी और मैं कविता जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जब बात आती है स्त्रियों पर, तो तुरंत कहा जाता है कि पुरुष भी तो ऐसे करते हैं। हमने कब कहा कि पुरुष ऐसा नहीं करते या पुरुषों की स्थिति ऐसी नहीं है? लेकिन यदि पुरुषों की वह स्थिति गलत है, अनपेक्षित है, तो उन स्थितियों को अपने साथ लाकर एक स्त्री खुद को सही कैसे साबित कर सकती है? बिल्कुल सही बात है कि मीडिया में सभी बने रहना चाहते हैं। अक्षय कुमार भी तो पॉलिटिक्स पर नहीं बोलते हैं, कुछ जाकर प्रश्न करते हैं क्या खाते हैं, आम खाते हैं, कौन सा आम खाते हैं, वे नहीं बोल रहे हैं। आमिर खान सत्यमेव जयते में आकर बहुत सारी स्थितियों को सामने उन्होंने लाया, लेकिन आगे जाकर चुप हो गए। फिल्मों में आते हैं तो पुरुष कलाकार भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी आलोचना होती है, उनकी आलोचना होती है और होनी भी चाहिए। समाज में उनकी आलोचना खूब जम के होती है। बिल्कुल। आज सुपरस्टार है सबसे ऊपर अमिताभ बच्चन, लेकिन उनको महंगाई नहीं दिखती क्योंकि उनको वहां से रोजी रोटी पानी है। तो क्या एक तरफ बाजार हावी नहीं है? जो मैत्री जी का अंडरटोन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस पोस्ट के मैसेज को हम देखें, उनकी सद्भावना को देखें कि जो स्त्रियां जगह पर पहुंच चुकी हैं, विश्व या ब्रह्मांड सुंदरी हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि आज अजय कुमार मैं कुछ बोलूं तो लोग पत्ता नहीं देते हैं, लेकिन आज मैं किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनकर बोलूं
तो कुछ लोग पत्ता देंगे, महत्व देंगे। कल को कहीं भीसी होकर मैं बोलूंगा तो कुछ ज्यादा महत्व मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड सुंदरी से ऊपर तो भीसी नहीं है। तो वहां से यदि कोई आवाज निकले तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होगी। और फिर गीता दीवान है जो गिनवाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भी वाकिफ नहीं था, लेकिन इन चीजों को सामने लाने की जरूरत है। तो बात अब यह आती है कि सौंदर्य के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन से सवाल जन्म लेते हैं, अश्लीलता। सुंदरता कब अश्लीलता में बदल जाती है? विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता को यदि हम पूरे परिवार बैठकर देखने का साहस जुटा ले तो कम से कम भारतीय परिवेश में पुरुषों के लिए तो ज्यादा यह चरित्रहीनता का मामला बन जाता है। वहां जिस तरह से वाक करेगी, जो करेगी, क्या इसे सहज रूप में देखा जा सकता है कि भारतीय सौंदर्य के मानकों को सामने लाना उनका काम है? तो आपको कौन सी संभावना दिख रही है भारतीय सौंदर्य के मानक को विकसित होने की संधु के माध्यम से? फिलहाल इस सवाल को लेकर मैं चल रहा हूं गीता देवान के पास। अभी वो कैसे कर पाएंगे, उसको कैसे करना चाहिए, ये बात आती है। उसने एक खिताब जीती है तो उसको सुंदर, एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, सुंदरता, हम लोग जो सौंदर्यता व सुंदरता की बात कर रहे हैं, वो कौन से वाले सुंदरता की बात कर रहे हैं? दो सुंदरता होती है, एक बाह्य जो हम लोग रूप रंग बोलते हैं ना वो, और एक आंतरिक सौंदर्य होते हैं जो अंदर की। तो ये चीज है दो सौंदर्य। यहाँ एक मैं यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर नहीं चलना चाहता। बात है कि जब विश्व सुंदरी हो रही है और भारत की है तो भारतीय सौंदर्य के मानकों को, भारतीय संस्कृति के मानकों को प्रसारित करने का विश्व में उनकी एक जवाबदेही बन जाती है। तो वह भारतीय सौंदर्य क्या है? सौंदर्य अभी परिवर्तन हो रहा है, विचार परिवर्तन हो रहे, तो सौंदर्यता के मायने भी परिवर्तन हो रहे। आज अभी पहले सुंदर जो होते नाक, नक्शे, उसको हम लोग सुंदर बोलते थे, लेकिन अभी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, ये चीज भी सौंदर्यता में आती है। जब आप सौंदर्य नहीं है, सुंदर नहीं है बाहर रूप से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है, और आप जहां भी खड़े रह के अपनी बात बता सकते हैं, तो वो लड़की को मैं सुंदर लड़की बोलूंगी। ये एक अच्छी चीज है सुंदरता। और भारत के हम लोग सुंदरता की बात करेंगे तो वो दो तरह के, एक मैं इनर ब्यूटी की बात करूंगी, जैसे मदर टेरेसा को हम लोग बोलते हैं इनर ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य, उसको भी आगे लेके जाना है। और बाह्य सौंदर्यता का मतलब क्या है? फिटनेस, इसके बाद स्वच्छ रहना, सफाई, उससे क्या होती है? बीमारियां भी तो नहीं होती है, हम लोग स्वस्थ भी होते हैं। तो ये, और एक है विचार, विचार की सौंदर्यता, विचार को स्वच्छ बनाना, विचार को अच्छा बनाना। ये जो तीन सौंदर्य है, ये तीन सौंदर्य को भारत की सौंदर्यता में मैं आगे ले जाना मतलब चाहती हूँ। मतलब ये तीन सौंदर्यता होनी जरूरी है। ठीक है, एक बात एक बाह्य सौंदर्य को भी हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। एक बात निकल कर आई कि सौंदर्य के लिए बहुत बड़ा एक तत्व है, वह है आत्मविश्वास। बिल्कुल सही बात है। और संधु को जब मैं बोलते हुए सुन रहा था, जवाब देते हुए पढ़ा है, तो ये जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास कहाँ है यह मैं जानना चाहता हूं, जिसके कारण ऐसी सुंदरियां समाज में नहीं आ पाती हैं, या तो पर्दे पर रह जाती हैं, मीडिया में नहीं आ पाती हैं। वह आत्मविश्वास क्या? प्रियंका चोपड़ा इतना कुछ कर रही है, यदि मीडिया में कवरेज नहीं मिला, इसके लिए हम क्या माने? मीडिया को दोष दे दे सीधे सीधे? तो आत्मविश्वास की जरूरत है। तो वह आत्मविश्वास प्रियंका चोपड़ा हो, लारा दत्ता हो, ऐश्वर्या राय हो, संधु हो, उनके अंदर वह आत्मविश्वास कैसे जगे जिससे कि सीधे सीधे समाज से जुड़ करके और समाज के यंगस्टर्स को वो मैसेज दे, और जिन समस्याओं की बातें मैम कर रही थी उन समस्याओं में शिरकत करें। नहीं करती हैं तो क्या आत्मविश्वास का अभाव हम मान ले? प्रतिमा जी। अजय जी, आपको मैं बता दूं, कल हमारे सिलीगुड़ी में मित्तल गार्डन में मिसेस इंडिया जो प्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तो ले दे के बात यह है कि बस उस दिन उस वक्त तक ही लोग
अपने आप को सुंदरता दिखाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाता है, उसके बाद समाज के साथ उनका कुछ नहीं रह जाता है। गर्व क्यों करें, फिर गर्व क्यों करें, यही तो सवाल है आज। तो मैंने कब कहा है कि आप गर्व करें? ठीक है, गर्व नहीं करें, आपका कहना है। लेकिन इतना काम यदि प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं, लारा दत्ता कर रही हैं, जैसा गीता दीवान जी ने बताया, फिर उसका क्या होगा? हाँ, वो काम तो कर रहे होंगे ना, लेकिन हो सकता है कि उनका एक लिमिटेड टाइम रहता है कि इसके बाद उनको दिखाया नहीं जाएगा। फिर सारी मीडिया जो दूसरे आने वाले मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स, उनके पीछे लगे रहते होंगे शायद। ये शायद में आप हैं। मैं कविता जी के पास लौटना चाह रहा हूं कि इस दिशा में जो आत्मविश्वास की बात आई, आत्मविश्वास सबके लिए जरूरी है, और उसके बिना हाँ अजय जी सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। ये जो कल जो इवेंट हो रहा है, उसकी जो सीईओ है अनुदास, उन्होंने एक कैप्शन लिखा है कि महिलाएं सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो किचन के बाहर भी बहुत कुछ है जो सौंदर्य प्रतियोगिता को छोड़कर और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि वो बहुत कुछ सुंदरता है, कोई बहुत कुछ है। अनारकली सलीम की गली छोड़कर चली, गाना है। अनारकली गली छोड़कर जा रही है सामंती, और कहती है मुझे अब दीवारों में नहीं चुनवाना है। बहुत अच्छी बात, मैं इसके साथ हूं, अनारकली के साथ। लेकिन वो कहती है अनारकली डिस्को चली, हिप हॉप सिखा दे, एक चांस दिला दे। जो चांस देगा फोकट में नहीं देगा, जो सिखाएगा वो फोकट में नहीं सिखाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या समझेंगे? किचन से निकलना अच्छी बात है, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? जो हमारे रोल मॉडल है आज, मलाइका अरोड़ा जिस रूप में रियलिटी शोज में आती हैं, अधिकांश में क्या अपने बेटी के साथ बैठकर देखा जा सकता है? क्या उसे हम कॉन्फिडेंस कहेंगे? अब गीता दीवान हो जो बोले कि क्यों नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात कह सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या यह संभव है? मैं तो खुलकर कहना चाहता हूं कि वैसी तस्वीर देखते हुए यदि दिख जाऊं तो चरित्रहीन हो जाऊंगा। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। फिर तो मैं इस दिशा में सौंदर्य से अश्लीलता का कैसे संबंध जुड़ जाता है, मैं चलूंगा, और सेशन भी समाप्त होने वाला है। तो संक्षेप में ही जवाब चाहूंगा कविता वर्मा जी से। देखिए, अश्लीलता मैं आपने जो उदाहरण दिए हैं, मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में आकर उसको अश्लील तरीके से ज्यादा आसानी से सहजता से अपनाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारे समाज के रोल मॉडल नहीं है। और उनका नाम लेकर अगर हम बाकी कंटेस्टेंट जो इस स्थिति से पहुंचते हैं, उनको अगर हम नजरअंदाज करते हैं या उनकी मेहनत को अगर हम नील करना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो उसको अश्लील तक ले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग शायद 1% भी नहीं होंगे अगर हम पूरे ग्लैमर वर्ल्ड को देखें तो। हाँ, वो हमारे घरों तक पहुंचे हैं, ये चीज निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन वो घर तक पहुंचे हैं तो भी हमारे पास हमें पास एक डिवाइस है कि हम उसको वहां तक ना पहुंचने दें या उसका अपोज करें। उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है आत्मविश्वास आने की, तो निश्चित रूप से ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे युवाओं में आत्मविश्वास जगाती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, उनके नजरियों को विस्तृत करती हैं। हम उसको बहुत छोटे से उसमें दृष्टि से देखते हैं। ये छोटी दृष्टि को हमको अलग करके उसे एक विराट दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण आपको दूंगी कि किस तरह से इस तरह की प्रतियोगिताएं जब काम करती हैं, बहुत साइलेंटली काम करती है और धीरे धीरे इसका असर होता है। 2012 में एक ट्रांसजेंडर वुमन अलाउ की गई थी एज अ पार्टिसिपेंट इन मिस यूनिवर्स 2012 में, और उसने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान खींचा था कि ट्रांसजेंडर भी इंसान है, वो भी जीते जागते लोग हैं और उनको भी हर तरह से अपने जीवन को जीने का अधिकार है। जब 2012 में ये मुद्दा उछला था, इस चीज को लेकर बवाल भी हुआ था, और उसके बाद
इसके ऊपर पूरे दुनिया में विमर्श होना शुरू हुआ था कि हम क्यों इनको अपने एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं देते। और फिर आप देखिए कि 2016 में भारत सरकार अपनी नौकरियों में, अपने प्रतिष्ठानों में ट्रांसजेंडर को काम करने की अनुमति देती है। सरकारी फॉर्म बनते हैं तो उसमें थर्ड जेंडर के लिए एक कॉलम दिया जाता है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत साइलेंट चलने वाली प्रोसेस है। इसमें से हर चीजें मीडिया में नहीं आती है। तो जो चीज मीडिया में नहीं आई है उसको वो है ही नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सुंदरियां कुछ काम कर रही हैं तो मीडिया नहीं कवरेज दे रहा है तो मतलब वो काम कर ही नहीं, ऐसा नहीं है। और मीडिया अगर कवरेज नहीं दे रहा है तो उसका समाज में कोई महत्व नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि सुष्मिता सेन हो या कोई भी सुंदरी हो या कोई भी ग्लैमर वर्ल्ड का व्यक्ति हो, उसके फॉलोअर्स हैं। आज मुझे पसंद नहीं है, मैं शायद फिल्मों के बारे में बात नहीं करूं, आप शायद नहीं करें, लेकिन एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग होती है जो उनके विचारों से, उनके कामों से प्रेरित होती है। और मैं यहाँ अब एक बात जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा कि यदि इतने काम हो रहे हैं तो जरूरत है कि उनकी उपलब्धियों को भी सामने लाया जाए। और शायद यह काम मीडिया करने वाला है नहीं, ये काम हम लोगों को लेना होगा, हमारे जैसे लोगों को लेना होगा। तो ये चीजें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हम सही दिशा में कुछ आगे यंग जनरेशन को प्रेरित कर सकते हैं। और जो शिकायत है खासकर मैडम की, उन शिकायतों से समाज बचेगा और समाज आगे भी बढ़ेगा, इसलिए एक जरूरत है। और अब मैं अंतिम एक कह सकती हैं आप मैडम मैत्री पुष्पा जी से अब सवाल है कि भविष्य में मुझे लगता है और एक क्षेत्र मिलेगा आपको जब आपको सभी स्त्री विरोधी साबित करने में लग जाएंगे। फैसला कहानी तो आपने लिख दी और वहां फैसला हो गया, लेकिन आज जो स्त्रियां राजनीति में कर रही हैं, यदि उन स्त्रियों को देखकर आपको टिप्पणी करनी हो या कुछ लिखना हो, कहना हो, तो लगता है कि आप स्त्री विरोधी कहलाने से खुद को बचा पाएंगी? नहीं, मैं तो कहती हूँ, और स्त्री विरोधी कहें चाहे पुरुष विरोधी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 साल से मैं ये सब देख रही हूँ और मेरे ऊपर बहुत ये ऐसे लांछन आते ही रहते हैं, मुझे आदत भी पड़ गई है। लेकिन जो सच बात है, अगर आप राजनीतिक स्त्रियों के बारे में मुझसे पूछें तो मेरी उस शिकायत उनसे यही है कि वो नहीं बोलती, वो चुप रहती हैं। वो जीतना चाहती हैं, वो बोलना नहीं चाहती। वो चुन के आना चाहती हैं, वो मिनिस्टर बनना चाहती हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है कि इसके खिलाफ बोलें। एक आध है जो बोलती है, मैं इससे मना नहीं करती हूँ कि वो बोलती हैं। लेकिन देखिए, जब हमें कोई चीज मिलती है, जो हमें अधिकार मिलता है, तो उसके साथ ड्यूटी भी होती है। तो लोग अधिकार तो ले लेते हैं लेकिन ड्यूटी भूल जाते हैं। अधिकार से ज्यादा हमारा वो जो होता है वो ड्यूटी होती है कि हम करके दिखाएं, जब वो अधिकार जो है प्रमाणित होगा। तो मेरा कहना यही है कि विश्व सुंदरियों ने क्या किया हमें तो नहीं मालूम है कि कितना वो सोशल वर्क कर रही हैं, कितना क्या कर रही हैं। जो हमारी 2-4 नजर में आई हैं उनके जरिए ऐसा लगा नहीं, थोड़ा मोड़ा किया होगा, जरूर किया होगा, मानती हूँ मैं। तो जैसे वो बयान देती हैं वैसा कुछ नहीं है। राजनीतिक जो बात कर रहे हैं आप, मैं उसका भी जवाब देती हूँ कि जो स्पीच दे के आती हैं वहां पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि वो कितना क्या करती हैं यहाँ पे सदन में, संसद में, विधानसभाओं में। वो स्त्रियां कितनी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, हमने तो नहीं देखा। स्मृति ईरानी बोलती हैं, ठीक है, वो लेकिन ये भी होता है कि वो किधर बोलती हैं, आप ये भी तो देखिए। कोई किस पार्टी की स्त्री के लिए बोलती है, किस पार्टी की स्त्री के लिए नहीं बोलती, ये भी तो बंटवारा है वहाँ। जबकि स्त्री के लिए ऐसा बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप स्त्री की प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो बोलिए ना, सबके लिए बोलिए। तो ये जो मैडम, यदि ऐसा आप कहेंगे तो तुरंत कोई कहेगा पुरुष भी तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, तो पुरुष ऐसे ही करते हैं तो फिर हम पुरुष तो क्या क्या नहीं करते, तो वो भी हम करें ना। अब जैसे मैंने एक जगह कह दिया कि
नहीं पुरुष ऐसे कहता है तो हम नहीं कहेंगे मैं तुम भी वही गाली दोगी जो पुरुष देता है, तब तुम क्या पालोगी, क्या ज्यादा पा जाओगी उससे। तो ये नहीं है। आपको अपना रास्ता कौन सा बनाना है आप खुद चुनिए ना। आपको मनुष्यता का रास्ता लेना है या किसी राक्षसी प्रवृत्ति का रास्ता लेना है, आप क्या करेंगे। आपके सामने आपके बच्चे भी होते हैं, आपके सामने आपका संसार होता है। स्त्री को संसार की निर्मात्री कहा गया है, समाज की निर्माता